अगर ये टीचर्स फ्री में भी पढ़ा दे तो भी इनको देश के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कोई हक नहीं है। हम बजरंगबली के भक्त हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं खान सर का, जो अपने बगल के कोचिंग सेंटर वाले से पीस नहीं मेंटेन कर पाए, वो डॉक्टर एस शंकर साहब को डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं। जितनी बकचोदी करा लो इनसे, ये व्यूज के लिए सब कर लेंगे। खान सर जिसने हार को कभी स्वीकारा नहीं, और गाइस ऐसे ही हमारे खान सर हैं। खान सर हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की एक गलत इमेज पेश कर रहे हैं। आज मैं तुमको बताऊंगी खान सर की देशभक्ति से प्रोपेगेंडिस्ट बनने की जर्नी के बारे में, वो भी रियल फैक्ट्स और डेटा के साथ। तो हुआ ये कि सर ने खुद को महा न्यूट्रल दिखा दिखा के पहले बच्चों को अपने टीम में कर लिया, उनका पूरा विश्वास जीत लिया, ताकि जब ये प्रोपेगेंडा करे तो लोगों को समझ ही ना आए। खान सर पिछले 1 साल से हिस्ट्री गलत बता रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में एस शंकर को ज्ञान दे रहे हैं, और तो और बाकी लिब्रांडूस की तरह इंडिया के अगेंस्ट भी बोलना शुरू कर दिया है अब इन्होंने। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अपने देश को धर्म से ऊपर रखो और किसी इंसान की सही पहचान करने के लिए ये सोचो कि वो तुम्हारे देश के लिए क्या बोल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे पर ऑनलाइन कोर्सेज की फीस इतनी कम है, सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेटो, अगर YouTube पैसा ना दे रहा होता तो एक भी टीचर ना पढ़ाता ऑनलाइन। आजकल के ऑनलाइन गुरुज पढ़ाने के अलावा सब कुछ करते हैं। जितनी बकचोदी करा लो इनसे, ये व्यूज के लिए सब कर लेंगे। अगर ये टीचर्स फ्री में भी पढ़ा दे या अपनी वाईटी इनकम भी डोनेट कर दे तो भी इनको देश के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कोई हक नहीं है। ऊपर से खान सर, जो अपने बगल के कोचिंग सेंटर वाले से पीस नहीं मेंटेन कर पाए, वो डॉक्टर एस शंकर साहब को डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं। वाह, सूप तो सूप, छलनी भी बोले। सर पहले अपने मोहल्ले में डिप्लोमेसी कर लीजिए, वरना नप जाएंगे एक दिन। खान सर की जगह लेट खान सर हो जाएगा आपका। एनीवेज, खान सर कैसा पढ़ाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उनके जुमलों से। तो चलो सर का पहला जुमला देखो तुम लोग। सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया, तब जाके इसने सरेंडर किया। पागल आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था। उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। आहा, कितनी शिद्दत से खान सर जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह और सरदार पटेल को बदनाम कर रहे हैं। सर, लेफ्ट विंग ऑडियंस को अपीज करना है तो कुछ भी बोल दोगे क्या? कितने गजब कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि कश्मीर की मौजूदा स्थिति, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी इंक्लूडेड है, वो महाराजा हरि सिंह और सरदार पटेल की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को इग्नोर किया और महाराजा हरि सिंह ने सितंबर 1947 तक इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया था। पर असल बात यह है कि सितंबर 1947 तक महाराजा हरि सिंह इंडिया में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन गुलाब वाले नेहरू चिच्चा चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाल के जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। महाराजा हरि सिंह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला खुलेआम हिंदूज के अगेंस्ट आंदोलन चला रहा था। खान सर ने ये नहीं बताया, बस आधी बात बताई है, जो कि बिल्कुल लेफ्ट विंग को खुश करने का प्रोपेगेंडा है। पर जिस कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा नहीं तुम्हें। 2 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान ने अटैक किया था, तब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया को इन्फॉर्म किया था कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए तैयार हैं और उनको मिलिट्री हेल्प चाहिए इंडिया से। लेकिन उस वक्त भी नेहरू चिच्चा का मूड नहीं था हेल्प करने का। नेहरू के एडवाइजर वीपी मेनन ने खुद लिखा है कि इंडिया ने शुरुआत में कश्मीर को उसके नसीब पे छोड़ दिया था, एंड ऑन द अदर साइड इट वाज एक्चुअली सरदार पटेल हु वांटेड कि जम्मू कश्मीर का इंडिया में इंटीग्रेशन हो जाए। लेकिन नेहरू सिर्फ इस बात को लेकर ज्यादा कंसर्न थे कि शेख अब्दुल्ला वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। सैम मानेकशॉ बताते हैं कि फिर सरदार पटेल ने नेहरू को चिल्ला कर कहा, नेहरू कश्मीर चाहिए या नहीं। So he looked at Nehru, and Nehru talked and all, until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? सोचो, इतना गरियाने के बाद ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ
और मिलिट्री एक्शन तभी लिया गया जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इसमें इन्वेस्ट किया। और जब इंडियन आर्मी उस पोजीशन में थी कि वो उस पूरे हिस्से को वापस ले सके जो आज पीओके है, तब नेहरू ने सीज फायर लगा दिया और इस मामले को यूनाइटेड नेशंस ले गए। नेहरू के इस फैसले की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है और खान सर ने इसका ब्लेम नेहरू पर से हटाकर महाराजा हरि सिंह और सरदार पटेल पे डाल दिया। वाह, अब तुम चाहो तो सर की इस बात को प्रोपेगेंडा भी बोल सकते हो, कम नॉलेज भी बोल सकते हो या बेवकूफी भी बोल सकते हो, पर रियल फैक्ट नहीं बोल सकते। सर, ये क्या नेहरू इमेज सफाई अभियान चला रखा है आपने? सही सही बता दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि ये लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग नेहरू से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं। उनको गए हुए बरसों हो गए, अब तुम कितना भी नेहरू को याद कर लो वो वापस तो आएंगे नहीं, कोई नया लीडर ढूंढो। एक्चुअली चक्कर ये है कि ये लोग कांग्रेस को डिफेंड कर नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ दैट 55 साल का युवा गधा, तो नेहरू को ही लपेटे जा रहे हैं। हद होती है भाई किसी को मिल्क करने की भी। पर गुस्सा तो तब आता है मुझे जब नेहरू को अच्छा दिखाने के लिए ये सरदार पटेल को बुरा बना देते हैं। ये देखो तुम। अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। खान सर इनडायरेक्टली पीएम के उस स्टेटमेंट का मजाक उड़ाते हैं जो सरदार पटेल के प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर था। वो कहते हैं कि सरदार पटेल का निधन तो 1950 में हो गया था, तो पटेल 1951 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते थे। बड़ी कन्वीनियंटली खान सर इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि लीडरशिप का सबसे क्रूशियल फैसला 1946 में लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस 1946 में हुए थे और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। कांग्रेस पार्टी जिसका असेंबली में दबदबा था, उसने इफेक्टिवली ये तय किया कि आजादी के बाद गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा। ज्यादातर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल को सपोर्ट किया था, लेकिन महात्मा गांधी घुस गए बीच में नेहरू को सपोर्ट करते हुए और पटेल पीछे हट गए। इसीलिए सवाल 1951 के इलेक्शंस का नहीं है। नेहरू पहले ही 15 अगस्त 1947 को प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। उन्हें आजादी से पहले ही इंटरिम गवर्नमेंट के हेड के रूप में चुन लिया गया था। तो खान सर का यह कहना कि नेहरू 1951 के इलेक्शंस के बाद ही प्राइम मिनिस्टर बने और इसलिए पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, खान सर हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की एक गलत इमेज पेश कर रहे हैं। अब ना खान सर की ये वीडियो देखो। मालदीव गया हमारे यहाँ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना भूटान दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए कि हम डोकलाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिए। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है, हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम कहाँ गया है। लेकिन आप देखिए एशिया में क्या हो रहा है। चाइना हमें ना एक त्रिभुजाकार टीचर बना रहा है। यहाँ ग्वादर में चाइना बढ़ गया, हम्बन टोटा में बढ़ गया, हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना के यहाँ डॉक कर गई। और यहाँ पे कक्स बाजार बांग्लादेश में अब देखिए घेर लिया, सीपी से सड़क बना लिया। ये ज्ञान खान सर ने शायद ध्रुव राठी अकेडमी से लिया है, क्योंकि उस तिलचट्टे ने भी विजेता धैया से स्क्रिप्ट लिखवाकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को फेल डिक्लेयर कर दिया था। खान सर के अकॉर्डिंग भी इंडिया की नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। सीरियसली सर, आप 2-4 इंसिडेंट्स के बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी को फेल डिक्लेयर कर दोगे? इतनी आसानी से ओवर असेसमेंट कर दी? तो सुनो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर। उनके पास ना 50 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फॉरेन पॉलिसी का। सिर्फ वो ही नहीं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हजारों ट्रेन्ड ऑफिसर्स काम करते हैं जिनके पास हर एक कंट्री का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा मिलिट्री की रिपोर्ट्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की रिपोर्ट्स, वेरियस थिंक टैंक्स की एडवाइसेस और तो और हमारी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर की भी एडवाइस शामिल होती है फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में। घायल हो इसीलिए घातक हो। इतने सारे ब्रिलियंट लोग डिसाइड करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को, जिसको फेल डिक्लेयर कर रहे हैं ये एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होके। सर, आप कब से डिल्लूलू में जी रहे हो, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन की पोटली लेकर। चलो अब ना इनके क्लेम्स को देख लेते हैं एक बार। देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स एक आइडियोलॉजी की वजह से एंटी इंडिया है, जिसके आगे हम सरेंडर नहीं कर सकते। पहले वाली सरकार करती थी, लेकिन अब नहीं। वैसे मालदीव्स को कंट्रोल करने के लिए बस उनकी फूड सप्लाई रोकना काफी है और बांग्लादेश की सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोकने की। अगर इंडिया ये कर दे तो दोनों का कुछ ये हाल हो जाएगा।
भारी मिस्टेक हो गया सर। अब दूसरे नेबर्स लाइक भूटान को देखते हैं। खान सर ने कहा कि भूटान के विदेश मंत्री चाइना चला गया तो भूटान गया हाथ से। सर, ये फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई निब्बा निब्बी वाला टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है जिसमें निब्बी ने किसी और से बात कर ली तो गई हाथ से, ब्रेकअप हो गया। चाइना तो सिर्फ उनका फॉरेन मिनिस्टर गया था, इंडिया में तो हर तीसरे महीने भूटान के किंग या प्राइम मिनिस्टर आते हैं। भूटान इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और स्ट्रैटेजिकली पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंडेंट है। भूटान का 80% ट्रेड इंडिया के थ्रू होता है और चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्यूल हो या फिर फाइनेंशियल एड, सब कुछ भूटान को इंडिया से मिलता है। भूटान चाह कर भी इंडिया को डिच नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं किसी कंट्री के लिए, क्योंकि भूटान ने हमारे साथ एक चीज का अग्रीमेंट कर रखा है। शायद आपको पता नहीं होगा ये, या पता होगा पर बताना नहीं चाह रहे होंगे, वरना प्रोपेगेंडा कैसे होगा। सिमिलर टाइप का इंडिया का रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ। इनफैक्ट श्रीलंका और म्यांमार ने तो एक स्पेशल अग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, दैट देयर लैंड विल नेवर बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। और खान सर जो हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहे हैं, जो चाइना ने श्रीलंका में एक्वायर किया था, उसका काम 2007 में शुरू हुआ था। तब किसकी सरकार थी? आई थिंक खान सर तो जानते ही होंगे। वैसे उनको भूलने की बीमारी है, जैसे ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन से इंडिया ने यूएस के प्रेशर की वजह से एग्जिट किया था 2009 में, लेकिन खान सर ने अपनी वीडियो में मोदी और ट्रंप का फोटो लगाया था और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन यहाँ ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया अमेरिका के दबाव में आके। सरेंडर तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी ने किया था ओबामा के आगे, बट खान सर ये भी भूल गए। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। टेंशन नहीं, मकसद बोलते हैं इसको। अब अगर वापस चाइना पे आए तो खान सर ने बड़ा इजीली बोल दिया कि चाइना इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के साथ, पर ये नहीं बताया कि इंडिया की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी भी है चाइना के अगेंस्ट, जो कि चाइनीज स्ट्रैटेजी से डोमिनेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे मैं तो अंधभक्त हूं, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ। हम चाइना को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं, पर ये मैं नहीं, अमेरिकन थिंक टैंक्स बोलते हैं, लाइक ब्रूकिंग्स एंड आइडिया पब्लिशर्स। तो उनको सिर्फ कोट कर रही हूं, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूं, तुम खुद जाके वेरीफाई कर लेना। एंड मोर ओवर, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी का ही एक पार्ट है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसको 55 साल का युवा गधा अपोज कर रहा है। तो ये हाल है इनका। सर, किसी एक बात को तो बिना नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के बता दो, जैसे कि इकोनॉमिक्स पे खान सर की ये वीडियो देखो। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारी महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है, आप ये कहते क्यों पूछ रहे हैं। तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते। हाँ सर, गलत सवाल ही तो पूछ रहे हो आप। इंडिया की इन्फ्लेशन IMF के अकॉर्डिंग 5% से नीचे ही रही है और RBI कहता है कि इन्फ्लेशन 2 to 6% तक होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे चली गई तो डिफ्लेशन हो जाती है, जिससे कि बिजनेस ग्रो नहीं होते, सैलरीज नहीं बढ़ती, और तो और RBI के पास जो मार्केट कंट्रोल करने का पावर है वो भी हाथ से चली जाती है। क्या यार खान सर, मुझे इंजीनियर होकर आपको जनरल स्टडीज समझानी पड़ रही है, या फिर शायद समझ तो होगी सर को, बट लालू के बेटे तेजस्वी के साथ जो वादा किया था अपनी शादी में, वो भी तो पूरा करना है सरकार और देश के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने का। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में, हमारे यहाँ आने के पहले अंग्रेज भाग गया। सर को मेक इन इंडिया से प्रॉब्लम है। ये देखो UPI के बारे में सर क्या बोल रहे हैं। खराब करके तुम देख लीजिए, तो जमीन पे ना लिया दिया अमेरिका भारत को तो कहेंगे तुरंत बंद करेगा जीमेल, चलाते रहिएगा UPI। भैया खाली जीमेल बंद करना, उतना दूर जाने में लगा जरूरत है। जीमेल बंद करो, मोबाइल में तुम्हारा विदाउट जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा फेसबुक बिना जीमेल लॉगिन नहीं होगा, तुम्हारा व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कुछ बस उसको एक झटका देना है, बस क्या बंद करना है जीमेल में। हमारा UPI तब चलेगा ना जब मोबाइल चले। यही होता है जब व्यूज के लालच में आदमी सटिया जाता है और कुछ भी बोलने लगता है, और ये इतनी कॉन्फिडेंटली गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि बच्चों को लगता है कि सही बोल रहे हैं। सर, अगर ट्रंप जीमेल बंद कर भी दे तो उससे UPI को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि UPI एक इंडियन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल है जिसकी अपनी यूनिक UPI ID या VPA है, जो इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता है। तो चामुदाय जीमेल, और अगर जीमेल बंद भी हो जाए
तो इंडियंस के पास एक ऑल्टरनेटिव है, जोहो मेल, जिसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैं। ये इंडिया का ऐप है। अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो ऐसी झूठी अफवाह ना फैलाते। अरे झूठी अफवाह से याद आया, इनकी एक और नौटंकी देख लो। दुबई पे जब हमले हो रहे थे, उसके होटल्स वगैरह गिर रहे थे, तो दुबई के जो किंग है उन्होंने कहा कि कोई होटल वाला अपने मेहमान को निकालेगा नहीं और ना ही उनसे पैसे लेंगे। जो वो खाने पीने का ऑर्डर करे आप उन्हें खिलाइए। जब ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, तो जितने मेहमानों का पैसा होगा उसको सरकार देगी। ये दुबई का था। इंडिया पे, इंडिया में जब पहलगाम पर हमला हुआ था तो लोग कश्मीर छोड़ के जाना चाह रहे थे। उस समय इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब अपने टिकट को 10 गुना महंगा कर दी। जो टिकट 5,000 का था वो 60,000 हो गया। ये सच है कि एयरलाइंस ने टिकट महंगी की थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत इंटरवीन किया और एयरलाइंस को प्राइस नीचे करने पड़े। ऊपर से कैंसिलेशन और रीबुकिंग चार्जेस भी माफ करने पड़े। और यहाँ पे खान सर होटल के प्राइस को एयरलाइन के प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। सर, ब्रेड का प्राइस मैगी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एयरलाइंस की प्राइस एयरलाइन के साथ कंपेयर करते हैं ना सर। इनफैक्ट रियल डेटा ये है कि दुबई में एयरलाइन की प्राइसेस 42% से बढ़ी थी और इंडिया में प्राइसेस बढ़ी थी सिर्फ 3% से, और वो भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद हटाने पड़े। पर अगर सर असली डेटा दिखा दे तो इनका एंटी इंडिया और एंटी गवर्नमेंट मकसद कैसे पूरा होगा? और सर, पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान की रूह बाहर निकाल दी थी। क्या दुबई ने एक मिसाइल भी चलाई अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए? पर ये थोड़ी खान सर को सही लगेगा। क्या सर, आप कब से उम्मा का चुम्मा लेने वाले बन गए? आप तो बजरंग बली के भक्त थे, भारत माता को नमन करते थे। मैं तो कंफ्यूज आ गई हूँ कि असली खान सर है कौन। तुम लोग ही बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, ये तो कुछ ही प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन है सर के जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स तुमको इनके चैनल पे मिल जाएंगे। अगर सब पे वीडियोस बनाने लगूं तो मेरे चैनल पे सिर्फ खान सर की ही वीडियोस दिखेंगी तुमको, और ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया होगा। तो खैर, एट लास्ट मैं यही बोलूंगी कि एक टीचर को हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ना कि किसी खास आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को प्रमोट करना चाहिए। अगर जियोपॉलिटिक्स और सोशियो पॉलिटिकल बातें करने का शौक है तो सारे जरूरी फैक्ट सामने रखने चाहिए। बच्चों को देशभक्त बनाना चाहिए, ना कि देश विरोधी। जय हिंद।